हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी जाति के बारे में, जाति के अर्थ, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, जाति की विशेषताएं, जिसमें हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात की थी, जिसमें मुख्य रूप में हमने लुई डूमा और जीएस धुर्वे की जो परिभाषा है उन पे फोकस किया था। साथ ही हमने जाति के गुण और दोषों के बारे में भी चर्चा की थी। आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं जाति की उत्पत्ति। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जाति की उत्पत्ति के बारे में तो हमने देखा कि अलग अलग जो विद्वान हैं उनको जाति की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत पाए जाते हैं, यानी विभिन्न विचारकों में जाति की उत्पत्ति को लेकर मतभेद पाए जाते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के सिद्धांत समय समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो जाति की उत्पत्ति के अगर सिद्धांतों की हम बात करें, जाति की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, और ये सभी जो सिद्धांत है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि सोशियोलॉजी में हमारे 20 मार्क्स का सिलेबस कवर रहता है मेंस के पहले पेपर के 3rd यूनिट में, और उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में ही पूछे जाते हैं। तो हमें बहुत डिटेल में जाके स्टडी नहीं करना है, हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी होती है जहाँ से हम 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों में एक इंडिविजुअल जो सिद्धांत है वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और कलेक्टिवली 50 वर्ड्स में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। देखिए, परंपरागत सिद्धांत की जब हम बात करेंगे या ट्रेडिशनल थ्योरी की हम बात करते हैं तो ये आपको सर्व प्रचलित जो है सिद्धांत माना जाता है, यानी जनरली आपके सबके मुंह से इसी सिद्धांत के बारे में सुना होता है। और इस सिद्धांत की जो व्याख्या है वो वेदों में, उपनिषदों में, महाकाव्यों में और स्मृति में भी पाई जाती है। ये जाति की उत्पत्ति का सर्व प्रचलित या सर्वाधिक प्रचलित व्याख्या मानी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के अंगों से जाति की उत्पत्ति मानी गई है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो विराट पुरुष है उसके मुख से ब्राह्मण की, उसकी बाहु से क्षत्रिय की, उसकी जगह या उदर से वैश्य की और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। और इसी आधार पर बाद में जाति और वर्ण के लिए पेशे का भी निर्धारण किया गया। इसी प्रकार से हम बात करें तो वैदारण्य उपनिषद में भी जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कार्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। मनुस्मृति वर्णों की उत्पत्ति के लिए जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वाला मत है उसी को स्वीकार करती है। अगर हम बात करें महाभारत काल की तो महाभारत काल में अनुलोम विवाह की मान्यता के कारण जो भी संतान उत्पत्ति होती थी उन्हें हम क्या कहते थे, वर्ण संकर कहते थे। और वो वर्ण संकर जो संतानें होती थी वो बाद में जाके एक नई उप जाति का रूप धारण कर लेती थी और इसी प्रकार से नई नई जातियों की उत्पत्ति हुई। अब आपको आएगा कि अनुलोम विवाह क्या है। अनुलोम विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें पुरुष उच्च जाति का होता है और महिला निम्न जाति होती है। यदि हम बात करें गीता की तो गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि चारों वर्णों का निर्माण मैंने स्वयं गुण और कर्म के आधार किया है। देखिए, वहां जाति की बात नहीं की गई थी, गीता में सिर्फ वर्ण की बात की गई थी। और जो वर्ण की उत्पत्ति है या जो वर्ण का निर्माण है वो जाति के आधार पर ना होकर, जन्म के आधार पर ना होकर गुण और कर्मों के आधार पर किया गया था। तो अगर हम परंपरागत सिद्धांत या ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करते हैं, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पकड़ने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पर कीवर्ड से इसको लिखने की कोशिश करेंगे 20 वर्ड्स में। तो ये जो सिद्धांत है ये एक तरीके से सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत है या प्रचलित व्याख्या है। और इस व्याख्या में ये माना गया है कि जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के अंगों से वर्ण की उत्पत्ति हुई है।
और आपको पता है कि वर्ण ही आगे जाके क्या बन जाते हैं, जाति बन जाते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि वर्ण का ही परिष्कृत रूप क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। और ये जो विराट पुरुष के अंग है उनमें से यदि हम बात करें मुख, तो मुख से ब्राह्मण बने की उत्पत्ति मानी जाती है, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है, उधर व जांघ से वैश्य की उत्पत्ति मानी जाती है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी आधार पर क्या किया गया, बाद में इनके कार्य भी निर्धारित करे गए। तो ब्राह्मण का क्या कार्य है, अध्ययन और अध्यापन का, कि अध्ययन करना और अध्यापन करना, यानी ज्ञान संबंधित जो कार्य है वो ब्राह्मणों के द्वारा संपादित किए जाएंगे। वैश्य, फिर क्षत्रिय का काम क्या है कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना और रक्षा संबंधित कार्य करना, वह रक्षा संबंधी कार्य करना। वैश्य का काम क्या है, व्यापार करना। व्यापार के साथ यदि हम बात करें तो इसके द्वारा पशुपालन भी शामिल किया जाता है और इसके माध्यम से धनार्जन पर बल देना। तो पशुपालन, कृषि और इन सब के माध्यम से धनार्जन। और शूद्र का काम है कि उपरोक्त जो भी वर्णित वर्ण है उनकी सेवा करना, की सेवा करना। तो सेवा संबंधित कार्य जो है वो शूद्र के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसमें अलग अलग हम बात करें तो इसमें ही वहदारण्य उपनिषद में भी उसका उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, मनुस्मृति ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। महाभारत काल में भी अनुलोम विवाह के माध्यम से उत्पन्न वर्ण संकर संतानों द्वारा उपजाति निर्धारित की गई। और ये जो उपजातियां हैं जो कि बनी थी और उन उपजातियों ने ही बाद में जातियों का रूप धारण कर लिया। तो उपजातियों ने जाति का रूप धारण कर लिया। और अंतिम रूप से यदि हम बात करें तो गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैंने स्वयं गुण और कर्म के आधार पर वर्ण का निर्माण किया है। यहाँ जन्म नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ किस आधार पर है, गुण और धर्म के आधार पर क्या किया है उसने, गुण व कर्म के आधार पर श्री कृष्ण ने वर्ण का निर्माण किया है। तो ये बहुत सामान्य सिद्धांत है अगर आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये जो सिद्धांत है वो आज के वैज्ञानिक युग में स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्या आज आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी के मुख से किसी जाति का जन्म हुआ है, किसी के उधर से किसी जाति का जन्म हुआ है, बाहु से किसी जाति का जन्म हुआ है, पैर से किसी जाति का जन्म है? तो ये वैज्ञानिक आधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं है। अगर देखा जाए तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगती है, ये एक अलौकिक परिकल्पना लगती है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला जो सिद्धांत है जाति की उत्पत्ति के संबंध में वो है आपका धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत यानी रिलीजियस थ्योरी। क्या है धार्मिक सिद्धांत? तो देखिए, पहले तो धार्मिक जो सिद्धांत है उसके लिए जो दो विद्वान हैं उनके मत को प्रमुखता से हम पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं होकार्ट के मत को और एक हम पढ़ते हैं सेनाट के मत को। या हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है वो कौन है, होकार्ट और सेनाट है। इनके हिसाब से अगर हम बात करें
तो होकार्ट ने कहा था कि जो जाति व्यवस्था है उसका उद्भव धार्मिक क्रियाओं या कर्म कांडों के संबंध में हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे पहले धर्म का काफ़ी महत्व था। धर्म के कारण ही धार्मिक क्रियाएं होती थी और उन धार्मिक क्रियाओं का संपादन सिर्फ पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर किया जाता था। जो पवित्र होते थे वो इन धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते थे और उनका संपादन करते थे और बाद में उनको उच्च जाति कहा गया। जो पवित्र नहीं होते थे उनको इन धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने का और संपादन करने का अधिकार नहीं दिया जाता था और बाद में उन्हें निम्न जाति कहा जाने लगा। यानी पवित्रता के आधार पर उच्च व निम्न स्तर पर जातियों का विभाजन किया गया और समाज अलग अलग समूहों में बंट गया और यही समूह बाद में जाकर जातियों में परिवर्तित हो गए। जो उच्च जातियां थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहलाई और जो निम्न जातियां थी वो क्या कहलाई? शूद्र कहलाई। तो ये मत किसका था? हैकार्ट का था। इसके बाद सेनाट ने एक मत दिया और उसने कहा कि जाति व्यवस्था में भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास के आधार पर प्रतिबंध पाए जाते हैं। जो पुरोहित का कार्य करने वाला व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा संगठित माना जाता था, वो सबसे नैतिक माना जाता था और इसी धार्मिक अपवित्रता और पवित्रता के आधार पर समाज में विशेष सामाजिक स्थिति के निर्धारण के आधार पर कुछ जातियां निम्न बनी और कुछ जातियां जो है उच्च बन गई। ये क्या है? आपका धार्मिक सिद्धांत है। तो अगर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो हमें दोनों के ही प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे कि होकार्ट ने तो क्या कहा था? होकार्ट ने कहा है कि धार्मिक क्रियाओं का संपादन व भाग लेने का आधार पवित्रता था। जो पवित्रता के आधार पर धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते थे उच्च कहलाते थे। धार्मिक क्रियाओं में थे उच्च जाति कहलाते थे तथा भाग न लेने वाले निम्न जाति थे। तो ये किसने कहा था? आपका होकार्ट ने कहा था और इसी आधार पर बाद में क्या हुआ? समाज का विभाजन हो गया और समाज कई समूहों में बंट गया और हर समूह में कुछ जातियां बन गई। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेनाट की तो इसने भोजन, सामाजिक सहवास, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें भोजन की और सामाजिक सहवास की या विवाह की, इसके आधार पर प्रतिबंध जो लगाए गए धार्मिक आधार पर, उनको इसने क्या किया? जाति की उत्पत्ति का आधार माना। तो भोजन, सामाजिक सहवास व विवाह के प्रतिबंधों के आधार पर जाति की उत्पत्ति बताई और इसने भी जो आधार रखा वो क्या रखा? पवित्रता को ही शामिल किया कि धार्मिक क्रियाओं के अनुसार विभिन्न जातियों को विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त हुई और उसी सामाजिक स्थिति के आधार पर कुछ जातियां निम्न जातियां कहलाई और कुछ जातियां उच्च जातियां कहलाई। तो ये हमारा था दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है? इसका जो प्रतिपादन है वो अभी डुबोय ने किया था। उनके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण थे वो पहले जाति में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। जाति जो थी वो मूलतः धर्म पर आधारित होती थी और धार्मिक कार्य करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को होता था और ब्राह्मण चाहते थे कि हम अपने आप को ऊपर रखें, ठीक है, हमारी सत्ता बनी रहे, हमारा स्थायित्व बना रहे, ठीक है। और इसी के कारण उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को उच्च माना और अन्य जातियों को निम्न माना। तो इसी
जाति के सिद्धांत को हम ब्राह्मण की चतुर्युक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि जाति प्रथा राजनीति व ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का ही परिणाम है, और उसमें ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना। और इसी सिद्धांत का समर्थन किया है जीएस दुर्वे ने और इबेटसन के द्वारा भी। और बाद में क्या हुआ, ये जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया था, वो जाके जाति व्यवस्था में बदल गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। राजनैतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, और इसके प्रतिपादक कौन है? आपको प्रतिपादक भी लिखना है एग्जाम में, अबे डुबोय। और इन्होंने क्या कहा कि जाति मूलतः धर्म पर आधारित थी तथा धार्मिक क्रियाओं से संबंधित अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त थे। ब्राह्मण अपनी सत्ता को बनाए रखने हेतु बनाए रखने तथा स्वयं को श्रेष्ठ मानकर उच्च वर्ण में स्थान प्राप्त किया, और बाद में यही वर्ण उच्च जाति में बदल गए, में परिवर्तित हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का ही परिणाम है। ठीक है, और इसी का समर्थन किया था, इसी मत का समर्थन किया है जीएस दुर्वे ने, और इनके साथ एक और महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है, वो है आपके अबेटसन। ठीक है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। अबेटसन, इन्होंने इस मत का समर्थन किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसी को अगर डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत यानी ऑक्यूपेशनल थ्योरी, व्यवसायिक सिद्धांत। ऑक्यूपेशनल थ्योरी, और ये जो थ्योरी है इसका जो प्रतिपादन है वो किया गया था नेसफील्ड के द्वारा। क्या है व्यवसायिक सिद्धांत? तो बेसिकली इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि जाति की उत्पत्ति के विकास के लिए सिर्फ एकमात्र कारक व्यवसाय है। ऐसा क्यों माना गया कि अलग अलग प्रकार के व्यवसाय पाए जाते थे, उन व्यवसाय के आधार पर ही क्या हुआ, बाद में संघ बने, और वो संघ जो व्यवसायिक समूह थे बाद में पेशे के आधार पर समाज का स्त्रीकरण हुआ, और समाज के स्त्रीकरण के माध्यम से वो समूह आगे जाके जाति में परिवर्तित हो गए, और व्यवसाय के आधार पर ही जातियों को उच्च स्थान प्राप्त हुआ, कुछ जातियों को निम्न स्थान प्राप्त हुआ। मान लीजिए कि कोई धर्म के अध्ययन या अध्यापन जैसा कार्य करेगा, वो ब्राह्मण कहलाने लगे। कोई प्रशासन या रक्षा से जैसे कार्य करेगा, क्षत्रिय कहलाने लगा। जो वाणिज्य और व्यापार से संबंधित कार्य करेगा, वैश्य कहलाने लगा। और जो सेवा संबंधित कार्य करेगा वो शूद्र
कहलाने लगा। तो धीरे धीरे जो व्यवसायिक आधार पर बनने वाले जो संघ थे वो बाद में जाके जाति में परिवर्तित हो गए। और यही जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, वो नेस्फील्ड के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो जाति की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक व्यवसाय है, ये हमें ध्यान रखना है। और विभिन्न व्यवसायिक समूह के निर्माण से समाज का स्त्रीकरण हुआ, यानी समाज अलग अलग स्तरों में बट गया, स्त्रीकरण हुआ। बाद में ये व्यवसायिक समूह या संघ जाति में परिवर्तित हो गए। देखिए 20 वर्ड्स में भी पूछा जाता है तो भी आपके लिए इतना मैटर सफिशिएंट है। अपने को कीवर्ड्स याद रखने हैं कि आपको प्रतिपादन किसने किया, महत्वपूर्ण कारक व्यवसाय है, व्यवसायिक संघों का निर्माण हुआ, स्त्रीकरण हुआ और बाद में ये जाति में परिवर्तित हो गए। तो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं। जिसका जैसा कार्य था उसके अकॉर्डिंग उसे उसी व्यवसाय में आधार बना लिया गया और आधार बनाकर उसी को बाद में उसी जाति में परिवर्तित कर दिया गया। अगला जो सिद्धांत है वो है उद्विकास का सिद्धांत, जिसे कहते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी। उद्विकास का सिद्धांत, उद्विकास का सिद्धांत। नरी थ्योरी। देखिए उद्विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है इवेटसन के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जातियों की उत्पत्ति 4 वर्णों से नहीं हुई है, बाकी आर्थिक संघों से हुई है। इसका मानना क्या है कि पहले आर्थिक संघ बने, आर्थिक संघ जो बने वो श्रम विभाजन और पेशे की भिन्नता के कारण बने। तो आर्थिक संघ बने, फिर वर्ग बने, वर्ग से फिर जातियों का विकास हुआ। इस प्रकार भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रणाली का क्या हुआ, धीरे 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 उद्विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही जाति बन गई। पहले क्या हुआ, जातियों की उत्पत्ति के लिए आर्थिक संघ बने, श्रम विभाजन हुआ, पेशे बने, अलग अलग व्यवसाय बने, फिर वर्ग बने, वर्ग के संघ बने और संघ से क्या बनी, जातियां बनी। यानी ये एक उद्विकास के क्रम को फॉलो करती है। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन इबेटसन द्वारा किया गया और इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति वर्ण से न होकर आर्थिक संघों के आर्थिक संघों से हुई। ठीक है, और ये जो आर्थिक संघ है पहले इसमें क्या हुआ, वर्ग बने। ठीक है, तो इसमें व्यवसायिक समूह बने, समूह से वर्ग बने, वर्ग से संघ बने और संघ से क्या हुआ, जाति की उत्पत्ति हुई। और ये जो क्रिया हुई वो किस आधार पर हुई, श्रम विभाजन के आधार पर। श्रम विभाजन के आधार पर इस क्रिया का संपादन किया गया। तो श्रम विभाजन के आधार पर पहले वर्ग बने, वर्ग से संघ बने और संघ से जातियां बनी और इसी प्रणाली के माध्यम से जाति प्रणाली का उद्विकास किया गया। अगला जो सिद्धांत है वो है प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत यानी रेशनल थ्योरी। प्रजातीय सिद्धांत यानी रेशियल थ्योरी। देखिए
जो प्रजातीय सिद्धांत है इसका प्रतिपादन हर्बर्ट रिजले ने किया था मूल रूप से तो, लेकिन बाद में जीएस धुर्वे, मजूमदार, एनके दत्त जैसे जो समाजशास्त्री थे उन्होंने भी इसी जो सिद्धांत है उसका समर्थन किया। इनका मानना ये था कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्रजातीय भिन्नता और संघर्षों के कारण हुई। जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन काल में ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ। जैसे ही आर्यों का आगमन हुआ उसके बाद अलग अलग प्रजातीय समूह आक्रमणकारियों के रूप में भारत में आए और उनसे क्या हुआ, हमारा परस्पर संघर्ष हुआ। जब हमारा उनसे संघर्ष हुआ, उनसे हमारी अंतःक्रिया हुई, उनसे हमारे सांस्कृतिक संघर्ष हुए, तो उनसे अलग अलग सामाजिक समूह का निर्माण हुआ और वो जो अलग अलग सामाजिक समूह बने बाद में वो किस में परिवर्तित हो गए, जाति के रूप में परिवर्तित हो गए। तो अगर हम कहें कि प्रजातीय सिद्धांत क्या है, तो प्रजातीय भिन्नताओं के कारण और संघर्ष के कारण ही जाति की उत्पत्ति की व्यवस्था को मानने वाला सिद्धांत प्रजातीय सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक की यदि हम बात करें, अगर सिर्फ प्रतिपादक की हम बात करें तो वो कौन है, वो है सर हर्बर्ट रिजले। सर हर्बर्ट रिजले। और इसका जो समर्थन किया है वो किया है जीएस धुर्वे ने और मजूमदार ने। ये दो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप आगे भी इनको काफी बार पढ़ेंगे और आपको समाजशास्त्रियों के नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि एक बार एग्जाम में इसी तरीके का प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक है, कि 2 या 4 अर्थ समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है। इसके अनुसार प्रजातीय संघर्ष व भिन्नताओं के कारण जाति की उत्पत्ति हुई। और ये जो भिन्नता या जो संघर्ष है वो कब देखने के मिलते हैं, तो ये आर्यों के आगमन की बात देखने के मिलते हैं। तो आर्यों के आगमन के पश्चात प्रजातीय आक्रमणकारियों का भारत पे हमला हुआ। और इस हमले से क्या हुआ, प्रजातीय व सांस्कृतिक संघर्ष हुए और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक समूह निर्मित हुए और ये सामाजिक समूह बाद में किसमें परिवर्तित हो गए, जाति में परिवर्तित हो गए। तो ये क्या था, आपका प्रजातीय सिद्धांत था। तो प्रजातीय सिद्धांत में अनेक सामाजिक समूह बने और उससे जातियां का निर्माण हुआ। एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे आदिम संस्कृति या मानव सिद्धांत। आदिम संस्कृति व मानव सिद्धांत, इसको पहले समझेंगे क्या है मानव सिद्धांत, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई यूनिक वर्ड्स वाले क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता ये पूछा कहाँ से गया है। देखिए, आदिम संस्कृति या थ्योरी ऑफ प्रिवेंटिव कल्चर या माना क्या है, तो इसके का प्रतिपादन हट्टन के द्वारा किया गया था। उसने ये कहा कि माना एक रहस्यमयी लौकिक या सुपर पावर है जो कि हर वस्तु में पाई जाती है और ये जो माना शक्ति है या जो माना की सुपर पावर है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है और लोग उसमें क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो जो मानव संस्कृति है, जिनकी मानव संस्कृति अलग थी वो थोड़े से अलग हो जाते हैं और वो अन्य लोगों से अपने आप को क्या करते हैं, अलग महसूस करते हैं और उसी आधार पर भोजन, सामाजिक सहवास और विवाह के संबंध में जो निषेध है या प्रतिबंध है उनको आरोपित करते हैं और हर मानव समूह बाद में जाके क्या बन जाता है, एक जाति के रूप में परिवर्तित होता है। तो हट्टन ने कहा कि भारतीय जाति व्यवस्था में उत्पत्ति के लिए हमें समझने के लिए माना का सहारा लेना पड़ेगा। माना एक रहस्यमयी, अलौकिक और अव्यक्तिक शक्ति है जो हर वस्तु में अनिवार्य रूप से पाई
जाती है। और जो मानव शक्ति है उसमें अलग अलग जातियां अपना विश्वास रखती हैं, और जो माना है उसके विश्वास से ही विभिन्न समूहों के लोगों में भोजन, सहवास और विवाह के निषेध पाए जाते हैं, प्रतिबंध पाए जाते हैं, और बाद में अलग अलग समूह जो अलग अलग माना में विश्वास करते हैं वो मिलके जाति का निर्माण करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें 3 चीज़ों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। एक तो जो निश्चित व्यवसाय वाली बात है, ऊंच नीच की भावना वाली, ठीक है, और एक विवाह, खान पान और सामाजिक सहवास के संबंध के बारे में। तो माना क्या है, इसका प्रतिपादन किया है हट्टन ने, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अनुसार माना एक अलौकिक शक्ति या रहस्यमय शक्ति के रूप में प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है। अलग अलग मानव समूहों में खान पान, विवाह व सामाजिक सहवास के आधार पर अंतर पाया जाता है, और ये अलग अलग मानव समूह एक दूसरे से भिन्न होकर बाद में जाति में परिवर्तित हो गए। इसको आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे कबीलियाई समाज होता था, तो माना क्या एक सुपर पावर है। हर व्यक्ति, हर समुदाय की अपनी एक माना होती थी, उसका माना समूह बन जाता था। वो दूसरे माना समूह के साथ ना तो भोजन करता था, ना सामाजिक सहवास स्थापित करता था, ना उनके साथ विवाह संबंधी स्थापित करता था। तो दोनों जो समूह है वो एक दूसरे से अलग हो जाते थे, और बाद में वो अलग अलग समूह दो अलग अलग जातियों या अन्य कई सारी अलग जातियों के रूप में विभाजित हो जाते थे। उसके बाद आता है एक बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी कहती है कि जाति की उत्पत्ति के लिए अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए हैं वो अलग अलग समय में दिए गए हैं, और कोई भी सिद्धांत ना तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा सकता है, ना उसे अमान्य किया जा सकता है। तो जाति की जो उत्पत्ति है वो बहुत सारे कारकों से मिलकर हुई है। अलग अलग समय पे अलग अलग कारकों ने इससे प्रभावित किया है, जैसे धर्म के आधार पर, आपकी राजनीति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सांस्कृतिक संपर्क के आधार पर, व्यवसायिक प्रभावों के आधार पर जाति की उत्पत्ति हुई है। तो जाति की उत्पत्ति किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि जाति की उत्पत्ति कई सारे कारकों से मिलकर हुई है, और यही जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, बहुकारक सिद्धांत कहलाता है। तो ना तो कोई सिद्धांत पूर्ण रूप से सही है, ना ही कोई जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से गलत है। हर सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर सिद्धांत में कुछ कमियां पाई जाती है। तो अगर हम बात करें बहुकारक सिद्धांत क्या है, मल्टी फैक्टर थ्योरी तो इस सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति किसी एक कारक से न होकर
कर कई कारकों के कारण हुई है। इसमें व्यावसायिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रजाति, भौगोलिक, आदि कारकों को शामिल किया गया है, को शामिल किया गया है। तो कोई एक कारक नहीं है जो कि जाति की उत्पत्ति को डिस्क्राइब कर सके, और जाति की उत्पत्ति एक कारक का परिणाम भी नहीं है, वह कई कारकों के योग से ही उत्पन्न हुई है। जाति व्यवस्था में अनेक परिवर्तन पहले भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, और धीरे धीरे इसकी जो व्यवस्था है वो आगे और भी मूर्त रूप लेती जा रही है। तो इसकी अब हमने चर्चा की जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों में, जिनमें हमने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ आपको। पहले हमने बात की थी परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के विराट पुरुष के अंगों के रूप में जाति की उत्पत्ति मानता है, जिससे मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उधा व जंगा से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति को माना जाता है। उसके बाद हमने महाभारत काल में अनुलोम विवाह के माध्यम से उत्पन्न जो वर्ण संकर है उनसे ही नई उपजातियों के उत्पत्ति को देखा था। गीता में श्री कृष्ण ने चारों वर्णों का निर्माण गुण और कर्म के आधार पर किया है। मनुस्मृति ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त वाली बात को ही स्वीकार किया है। फिर हमने बात की थी धार्मिक सिद्धांत की, जिसमें कहा गया था कि जाति की उत्पत्ति धार्मिक मान्यताओं के कारण हुई है, धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांड से संबंधित हुई है। फिर उसके बाद हमने हॉकार्ट और सेनार्ट के तथ्य को इसमें देखा था। राजनीतिक सिद्धांत में हमने अबे डुबोए के सिद्धांत को मान दिया था, और उसमें कहा था कि जाति धर्म पर आधारित थी, धार्मिक कार्यों का अधिकार ब्राह्मणों का था, तो ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस प्रणाली को जाति प्रणाली में बदल दिया। फिर हमने व्यवसायिक सिद्धांत की बात की, जिसमें जाति की उत्पत्ति व्यवसायिक जो समूह है उनके आधार पर हुई, व्यवसाय के आधार पर हुई। पहले विभिन्न व्यवसायिक समूह बने, बाद में समाज में स्त्रीकरण हुआ, स्त्रीकरण के माध्यम से जो व्यवसायिक समूह थे बाद में जाति में परिवर्तित हो गए। उत्विकासीय सिद्धांत की हमने बात की, उसमें जाति की उत्पत्ति 4 वर्णों से नहीं हुई है बल्कि आर्थिक संघों से हुई है, और आर्थिक संघों से वर्ग बने, वर्ग से संघ बने और संघ से जातियों का निर्माण हुआ। प्रजातीय सिद्धांत में हर्बर्ट रिजले ने हमें बताया कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्रजातीय भिन्नता और संघर्षों के कारण हुई, जब आर्यों का आगमन हुआ या विभिन्न प्रजातीय समूह का भारत पे आक्रमण हुआ। ठीक है। उसके बाद हमने माना या आदिम संस्कृति कहा कि आदिम संस्कृति या माना एक अलौकिक शक्ति है, एक रहस्यमयी शक्ति है जो हर जगह पाई जाती है। हर सिद्धांत अलग अलग लोगों के माना समूह बने, बाद में जो माना समूह है जो जिस माना में विश्वास करता था उन समूह के लोग एकत्र हो गए और उनमें भोजन, सामाजिक सहवास और विवाह के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए, और बाद में हर माना समूह जाति में परिवर्तित हो गया। उसके बाद हमने बात की बहुकारक सिद्धांत की कि जाति की उत्पत्ति किसी एक कारक का परिणाम नहीं है बल्कि जाति की उत्पत्ति कई सारे कारकों के योग से हुई है, और आज भी जाति व्यवस्था में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। जितने भी सिद्धांतों की हमने बात की, कोई भी सिद्धांत अपने आप में ना पूर्ण है, ठीक है, और ना सही है। सभी सिद्धांतों में कुछ कमियां भी हैं, लेकिन हर सिद्धांत की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस भी है। तो इसलिए हमने पूरे सिद्धांतों को विशेष रूप से देखा है। अब हम बात करने वाले हैं आपकी जाति और वर्ग में अंतर क्या होता है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है जाति और वर्ग में अंतर। देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन आगे पूछा जा सकता है। तो हमने जाति पर और वर्ग पर विशेष रूप से क्लास में चर्चा की थी, बहुत अच्छे से विस्तार से बात की थी। अब यहाँ सिर्फ हम दोनों के मध्य अंतर समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों के मध्य क्या अंतर है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं जाति
और वर्ग में अंतर की, तो देखिए अंतर दो प्रकार से आप कर सकते हो, एग्जाम में भी अगर पूछा जाता है अंतर का क्वेश्चन। एक तो तरीका होता है कि दोनों के बीच में आप लाइन करके मेन अंतर लिख सकते हो। एक तरीका होता है कि एक आधार आप बना लें और आधार के अनुसार दोनों में क्या करें, अंतर करें। तो हम यहाँ आधार बनाकर ही दोनों में अंतर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सदस्यता के आधार पर। हमने पढ़ा था कि जो जाति की सदस्यता होती है वो जन्म पर आधारित होती है, यानी ये प्रदत्त होती है, ये जन्म पर आधारित होती है, या आप इसे कह सकते हो कि ये प्रदत्त होती है, अपने आप मिलती है। जबकि जो वर्ग की सदस्यता होती है वो अर्जित होती है। ये कैसी सदस्यता होती है, अर्जित सदस्यता होती है। किस आधार पर अर्जित की जाती है, आपकी सामाजिक परिस्थिति के आधार पर। तो इसमें जो सदस्यता है सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, सामाजिक परिस्थिति के आधार पर यदि मैं बोलूं तो इसमें आप सारी चीजें जोड़ सकते हैं। इसमें आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितनी भी स्थिति है उनको यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि जब हमने वर्ग की बात की थी तो हमने बात की थी कि वर्ग के अंतर्गत सामाजिक आधार पर भी वर्ग बनते हैं, आपके आर्थिक आधार पर भी बनते हैं, राजनीतिक आधार पर भी वर्ग का निर्माण होता है। अगला जो आधार है वो है गतिशीलता। जाति में जो है वो गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, जाति जो कि जाति नहीं, ठीक है, यानी जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग होने का मतलब क्या है, ये बंद व्यवस्था होने का मतलब क्या है कि अन्य जाति की आप सदस्यता नहीं ले सकते। आपने जिस जाति में जन्म लिया है, जिसकी आपको सदस्यता मिल चुकी है, आप जीवन पर्यंत उसी में रहेंगे, आप अन्य जाति की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। तो अन्य जाति की सदस्यता नहीं ले सकते हैं, सदस्यता नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जबकि हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग क्या है, एक खुली व्यवस्था है। खुली व्यवस्था क्यों है कि जब चाहो आप वर्ग में सदस्यता चेंज कर सकते हो। आप किसी भी वर्ग में आज शामिल हो, कल हट जाओ, आपकी मर्जी है। आप राजनीतिक समूह वर्गों में शामिल होते हो, आप आर्थिक वर्गों में शामिल हो, आज आप निम्न वर्ग में हो, कल आप मध्यम वर्ग में होंगे, परसों आप उच्च वर्ग में होंगे। तो अलग अलग वर्गों में आपकी जो सदस्यता है वो हमेशा ओपन रहती है। आप कभी भी किसी भी वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करें व्यवसाय के आधार पर। जाति में व्यवसाय निश्चित होता है, आपको पता ही है, वंशानुगत होता है, ये हमने बात की थी, ठीक है। फिर हमने अगर हम बात करें वर्ग, वर्ग में आपके व्यवसाय पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप मध्यम वर्ग में हैं, आप कोई भी व्यवसाय करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निम्न वर्ग में हैं, कोई व्यवसाय करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता। अगला जो आधार है वो आपका रहता है कि विवाह। आपने पढ़ा था कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है, यानी आप जिस जाति में पैदा हुए हैं आपको उसी में विवाह करना होता है। अगर आप उससे बाहर विवाह करते हैं तो उसका निषेध माना जाता है, उस पर प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं। जबकि वर्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है, आप किसी भी वर्ग में विवाह करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगला जो है विवाह, तो जाति एक अंतर्विवाही, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है, ठीक है। अपनी ही जाति में विवाह करना होता है, अपनी जाति में ही विवाह। वर्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। क्योंकि आपने देखा है निम्न वर्ग वाले मध्यम वर्ग में शादी कर लेते हैं, मध्यम वर्ग वाले उच्च वर्ग में शादी कर लेते हैं। तो एक गतिशील व्यवस्था है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हम बात करें खान पान और सामाजिक सहवास की, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम ले लेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लेते हैं जाति, यहाँ वर्ग, और यहाँ हो गया आधार। आधार क्या है? खान पान व सामाजिक सहवास। और आपको पता है कि जाति में सामाजिक सहवास और खान पान पर क्या पाया जाता है? प्रतिबंध पाया जाता है। यानी एक जाति दूसरी जाति के साथ खान पान और सामाजिक सहवास नहीं कर सकती है। विभिन्न जातियों के मध्य ये निषेध पाया जाता है और इसी आधार पर कुछ जातियां उच्च और कुछ जातियां निम्न मानी जाती है। जबकि अगर हम बात करें वर्ग में तो इसमें खुलापन होता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। खुलापन, कोई प्रतिबंध नहीं पाया जाता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, फिर अगली जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं आपकी संख्या की। देखो, जब हम बात कर रहे हैं संख्या की तो यहाँ पर जातियों की संख्या काफ़ी होती है और अगर हम एक सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 3000 से अधिक जातियाँ पाई जाती है छोटी बड़ी भारत में। ठीक है, तो इनकी संख्या लगभग 3000 से अधिक है, प्लस छोटी बड़ी जातियाँ हैं। जबकि हम वर्ग की बात करें तो वर्ग तो बहुत सारे असीमित हैं। म्यूजिक का भी एक वर्ग हो सकता है, आपके वर्किंग प्लेस पे भी वर्ग हो सकता है। ठीक है, आप अगर कहीं पर रहते हैं वहां पर भी वर्ग हो सकता है। अस्पृश्यता, और आपको पता है जाति में अस्पृश्यता का भाव पाया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि ऊंच नीच पाई जाती है। जबकि हम वर्ग में बात करें तो वर्ग में अस्पृश्यता की भावना नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्राचीनता की। देखो, अगर हम बात करें तो जाति क्या है? जाति अवधारणा की बात करें तो यह है एक भारतीय वह प्राचीन अवधारणा है। जबकि वर्ग एक यूरोपीय अवधारणा है। वर्ग यूरोपीय भी है और नवीन अवधारणा है। यूरोपीय ऑब्लिक पश्चिमी वह नवीन अवधारणा है। ठीक है, तो प्राचीन कैसे है? क्योंकि मध्यकाल और मुस्लिम काल में भी ये दिखाई देती थी। जबकि अगर हम बात करें कि वर्ग की तो वर्ग अभी नवीनतम व्यवस्था है और ये औद्योगिक क्रांति के बाद ही अस्तित्व में आई थी। फिर हम बात करेंगे कि स्थिति के बारे में। ठीक है, समानता के बारे में। तो यहाँ पर उच्च और निम्न की स्थिति पाई जाती है, जबकि वर्ग में उच्च निम्न की स्थिति नहीं पाई जाती है। जो एक वर्ग में है उसे समानता प्राप्त होती है। तो यहाँ समानता को एक आधार लेते हैं तो इसमें उच्च निम्न की स्थिति पाई जाती है। और यहाँ पर इसका अभाव होता है। तो ये क्या है? आपके जाति और वर्ग के मध्य जो अंतर है वो है। आपको एग्जाम में अगर 50 वर्ड्स में पूछा जाता है तो इसी प्रकार से आपको लिख के आना है। इन मीनवाइल आपको आधार नहीं पता है तो आप डायरेक्टली इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, और अगर आधार पता है तो आपको इफेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए इन आधार को भी अपने आंसर में इंक्लूड करना है। तो आज की क्लास में हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात की जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक हमने बात की जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, और एक हमने बात की आपकी जाति और वर्ग के मध्य अंतर के बारे में। और पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।